everyone, welcome to my channel Instant Education. So today we are going to start tissue fluid and lymph in this part of chapter 6 circulatory system. In the last part we completed double circulation. So let's start the topic tissue fluid and lymph. So tissue fluid के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था पार्ट 1 में। हमारी बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड्स होते हैं? 3 टाइप के। एक है टिश्यू फ्लूइड, एक है लिम्फ, एक है ब्लड। तो अब हम टिश्यू फ्लूइड के बारे में कुछ और जानते हैं। वहाँ हमने बस ये पढ़ा था कि टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है, बट यहाँ हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में वो टिश्यू फ्लूइड होता क्या है। तो टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम है इंटरसेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जब ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज में टिश्यूज़ की, तो प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट वहाँ से लीक कर जाता है, ठीक है, और सेल्स को अपने अंदर डुबा लेता है या उनके बीच में तैरने लग जाता है। सो इसी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरसेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसी फ्लूइड से क्या होता है कि सेल्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं, दूसरे सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट वापस कर देती हैं। सो लेट मी शो यू दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, ओके। सो मान लेते हैं कि ये है ब्लड वेसल, आई मीन सो ये जो टिश्यूज़ हैं, सपोज दैट दिस इज़ अ टिश्यू। इसमें से जो कैपिलरीज हैं उसमें से क्या होता है कि जो ब्लड होता है उन कैपिलरीज में, तो उसमें से प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट लीक कर जाता है। ठीक है, तो जब ये टिश्यू के अंदर ही सेल्स के बीच में जब ये प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट लीक कर जाता है, तो उसी को कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग की सेल्स है, तो इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, ओके। तो जब टिश्यूज़ की कैपिलरीज से जब ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें से प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट लीक कर जाता है उनकी वॉल से और सेल्स को अपने अंदर डुबा लेता है। तो इसी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो इस फ्लूइड का क्या काम है? जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट उसको दे देते हैं। सो दिस वाज अबाउट टिश्यू फ्लूइड। दूसरा है लिम्फ एंड लिम्फैटिक सिस्टम। सो कुछ जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं वो ब्लड वेसल वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वापस से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ जो होते हैं वो दूसरे चैनल्स में इंटर कर जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। तो जब वो टिश्यू फ्लूइड उस लिम्फ वेसल में इंटर कर जाता है तो उसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि है लिम्फ। ठीक है, तो क्या है मैं आपको बता रही हूँ। सपोज दैट ये क्या है? ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल क्या हुआ कि कुछ जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कुछ टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो कुछ रह जाते हैं वो क्या करते हैं कि लिम्फ वेसल, जो कि है एक माइन्यूट चैनल, उसमें वो टिश्यू फ्लूइड घुस जाता है, और जब वो टिश्यू फ्लूइड उस लिम्फ वेसल में घुस जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ। ये क्या है? ये है लिम्फ वेसल। क्या गया है यहाँ से? टिश्यू फ्लूइड गया, और जब टिश्यू फ्लूइड इसमें चला गया तब इसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो यही है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है क्योंकि जगह चेंज हो जाती है। ओके, तो जब लिम्फ फ्लो करता है वेसल्स में, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स, जब उसके आसपास के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लिम्फ उस वेसल में फ्लो करता है, और जब वो फ्लो करते करते रास्ते में जाता है तो उस लिम्फ को ड्रेन कर देता है लिम्फ नोड्स से, जहाँ पे
जो दूसरे फ्रेश लिम्फ चैनल्स होते हैं वो उस लिम्फ नोड से अराइज करते हैं। तो इन चैनल्स में अल्टीमेटली जो लिम्फ होता है वो कहाँ जाता है उसके बाद, इन चैनल्स से अल्टीमेटली वो लिम्फ जाता है मेजर इंटीरियर वेन्स में, जो कि फिर कहाँ जाते हैं, राइट ऑरिकल में, और फिर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। क्या हुआ कि लिम्फ जो फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है वेसल्स में, जब मसल्स उसके आसपास के जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब उसमें फ्लो कर रहा है। फ्लो करते करते रास्ते में लिम्फ लिम्फ नोड के पास गया और वहाँ से जो फ्रेश लिम्फ चैनल निकल रहा है उसमें चला गया। अब ये चैनल क्या करते हैं कि अल्टीमेटली जाके जो मेजर वेन्स होते हैं, इंटीरियर वेन्स, उसमें लिम्फ को पोर कर देते हैं और फिर वहाँ से लिम्फ की एंट्री कहाँ हुई, राइट ऑरिकल में, और फिर वहाँ से सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट हो गई। तो देखो लिम्फैटिक सिस्टम में क्या क्या होता है। लिम्फैटिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया। दूसरे कंडक्टिंग नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, और तीसरा लिम्फ खुद होता है। तो ये लिम्फैटिक सिस्टम बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसा ही है। जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन है हार्ट, और वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स, और सर्कुलेट क्या करता है उनमें, ब्लड। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है लिम्फैटिक सिस्टम में भी। अब हम लोग जानते हैं कि लिम्फ आखिर बना किस चीज़ का है। लिम्फ बना है दो पार्ट का, एक है सेलुलर पार्ट और एक है नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है, एक तरह का WBC है, ठीक है। तो ये जो WBC है इसमें मोस्टली क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स और RBC हैं जो दूसरे सेलुलर पार्ट हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन लिम्फ। क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसाइट, और उसमें भी मोस्टली लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई सेलुलर पार्ट की बात। दूसरा है नॉन सेलुलर पार्ट। तो नॉन सेलुलर पार्ट में मोस्टली वाटर होता है, मतलब 94% इज वाटर इन द नॉन सेलुलर पार्ट। और जो 6% बचा वो किस चीज़ का बना है, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स। उन 6% में ये सारी चीज़ें होती हैं, और 94% अकेला सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। तो ये थी लिम्फ की कॉम्पोजिशन। अब आते हैं हम लोग लिम्फ के फंक्शन पे। सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिटिव, मतलब कि ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी के उन पार्ट्स में जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा है ड्रेनेज, कि जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होता है, मेटाबोलाइट्स होता है, उसको ड्रेन कर देता है, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है उसको ब्लड में वापस भेज देता है, टिश्यू स्पेसेस का जो प्रोटीन हुआ, ठीक है। तो ये हो गया ड्रेनेज का पार्ट। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में जो फैट है वो लिम्फ वेसल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चौथा है डिफेंस। डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें ल्यूकोसाइट है या लिम्फोसाइट है। तो ये क्या है, एक टाइप की WBC है, वाइट ब्लड सेल्स। और WBC का क्या काम होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना या उसे प्रोटेक्ट करना। हमको प्रोटेक्शन देना ही इसका मेन काम होता है। तो यहाँ पे भी वो वही करेगा, डिफेंस का ही काम करेगा। तो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट क्या करते हैं, लिम्फ फंक्शन में बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है टिश्यूज़ में उसको ये लिम्फैटिक्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉयल्स या इंजरी हो जाती है हमें, तो उस जहाँ पे हमें इंजरी या बॉयल, बॉयल मतलब फोड़ा, आपने सुना होगा कि फोड़ा हो जाता है किसी को या ऐसा कुछ, तो बहुत स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और बहुत पेन करती है वो। तो मान लो कि अगर हमें आर्म्स में वैसा हुआ, ठीक है, अगर हमें हमारे हाथ में वैसा हुआ तो हमारे आर्मपिट्स में क्या हो जाता है कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड। तो वहाँ पे वो लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जाग चुका है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है कि जो हमें जब भी कुछ ऐसी बॉयल या इंजरी हो गई लिम्स वगैरह में, तो जो
नोड्स होते हैं ग्रॉइन्स के या एक्सल्स में, हमारे आर्म्स में, तो वो स्वेलिंग हो जाती है, बहुत पेनफुल होता है वो। तो ये क्या, एक प्रोटेक्टिव साइन है कि जो लिम्फ नोड वहाँ पे वो प्रेजेंट है, वो उस इन्फेक्शन को लोकलाइज कर देता है, मतलब उस इन्फेक्शन से लड़ने लग जाता है। तो ये था चारों फंक्शन लिम्फ का। पहला न्यूट्रिटिव, दूसरा ड्रेनेज, तीसरा एब्जॉर्प्शन एंड चौथा डिफेंस। तो क्वेश्चन आता है इससे कि राइट द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, तो आप आसानी से लिख देंगे इसमें। अब हम जानते हैं डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो लिम्फ क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ऐसे ही पूरी बॉडी में घूम रहा है, कोई कुछ नहीं चाहिए इसे। और ब्लड क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये वेसल्स वगैरह के अंदर है। दूसरा है कि ये लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स या लिम्फ वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है, और ब्लड आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज और हार्ट के थ्रू सर्कुलेट करता है। लिम्फ का कलर पेल येलो होता है और इसमें आरबीसी और हेमोग्लोबिन नहीं होती है। और ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें क्या होती है, आरबीसीज होती है, हीमोग्लोबिन होता है। ओके। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होती है, मैंने बताया, और वो भी मोस्टली लिम्फोसाइट होता है। और ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स नहीं होता है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। तो वो ब्लड प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, लेकिन उस ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, और लिम्फ में वो नहीं प्रेजेंट होता है। ओके। दूसरा कि जो इम्यून सिस्टम है उसका एक पार्ट है लिम्फ, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। ब्लड क्या है, इस ये तो प्राइमरीली इसका जो सबसे बड़ा काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, या न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। सो यू कैन सी द डायग्राम हियर कि लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। These are the right lymphatic duct, ये है thoracic duct, right lymphatic duct, thymus, cervical lymph nodes, tonsils, axillary lymph nodes, वही axil में जो present होता है armpits के नीचे, फिर inguinal lymph nodes, groin, ओके। सो ये सारे हैं lymph vessels की distribution in the body और nodes के distribution, ओके। अब देखो, सो यहाँ पे डिफरेंस से पहले जो डिफरेंस बताया था, तो डिफरेंस को यहाँ पे कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं उन रीजन्स में, वो क्या करते हैं, लोकलाइज करते हैं इन्फेक्शन को और उसे पूरी बॉडी में फैलने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया ख़त्म। अब आता है दूसरा टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, दैट इज़ ब्लड ग्रुप। ओके। सो कार्ल लैंडस्टेनर 1900 में इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था ह्यूमंस में, और उन्हें प्रोटीन्स मतलब एंटीजेंस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया, उन्होंने उसमें डिफरेंस बताया, ठीक है। तो एंटीजेंस कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसीज के सरफेस पे। तो दो तरह के एंटीजन होते हैं, ए और बी। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और उस पे एंटीजन जो प्रेजेंट है आरबीसी पे वो ए है, और अगर बी है तो उस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है। तो दूसरा कि अगर जो वो इंसान है, अगर उसके आरबीसीज पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ना ए ना बी, तब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो एक बार हम लोग इसको एक चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए, राइट। ओके। तो एंटीजन और ये है ब्लड ग्रुप, एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग।
अगर एंटीजन ए है तब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और अगर एंटी कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ना ए ना बी, तब क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो उस पूरी पैराग्राफ को आप बस एक इस कॉलम में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ओ होगा। अगर ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए किस पे? आरबीसी के सरफेस पे, तब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तब ब्लड ग्रुप ए बी। सो यही कह रहा है। अब देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लड ग्रुप डोनेट किया जाता है, तो उसमें भी मैच किया जाता है। ऐसे नहीं कि अगर कोई भी ब्लड ग्रुप किसी को भी दे दिया, नहीं, पहले ब्लड ग्रुप मैच होता है और अगर वो मैच है तब जाके वो डोनेट हो पाता है। ओके, सो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो वो सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी को और ए को। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो सिर्फ वो बी को देगा और ए बी को देगा। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले ब्लड ग्रुप को देगा। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सारे ब्लड ग्रुप को दे सकता है, मतलब ए बी ओ सबको दे सकता है। इसीलिए ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, जो डोनेट कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो सिर्फ उसी इंसान को देगा जिसका ब्लड ग्रुप ए है या फिर ए बी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर डोनर का ब्लड ग्रुप बी है तो वो सिर्फ उसको ही देगा जिसका ब्लड ग्रुप बी या फिर ए बी है, दोनों में से कोई एक। तीसरा कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को देगा। ठीक है, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सबसे ब्लड को रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, इसीलिए उसको कहा जाता है। क्योंकि उसके पास देखो, ए भी प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ तो सबको देता ही है तो ओ से भी लेगा। इसीलिए ए बी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जो डोनेट कर रहा है, तो वो सारे ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। अब ये जो एक्टिविटी 1 है इसमें कुछ नहीं है, वही सब दिया हुआ है, क्वेश्चंस वगैरह, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड डोनेशन एंड ब्लड बैंक्स। तो जो ब्लड डोनेशन है ये एक वॉलंटरी प्रोसीजर है जहाँ पे ब्लड को एक हेल्दी पर्सन से लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डोनर, ताकि वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जा सके ड्यूरिंग अ मेडिकल इमरजेंसी और मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी के दौरान। ओके, तो नॉर्मली जो ब्लड हम लोग एक बार में किसी डोनर से लेते हैं वो होता है पिंट ऑफ ब्लड, मतलब सिर्फ और सिर्फ 420 ml। नॉर्मली इतना ही विड्रॉ किया जाता है। और ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक वो जगह है जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है डोनर से और वहाँ पे स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, सो दैट फ्यूचर में अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हम दे सकें। तो दिस वॉज अबाउट दिस ब्लड डोनेशन एंड ब्लड बैंक। अब है हमारा दूसरा टॉपिक, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, कि क्या क्या डिजीज़ेस वगैरह होते हैं, तो वो अब हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस। सबसे पहला है पैल्पिटेशंस। ओके, सो इसमें क्या होता है कि उस जिस इंसान को पैल्पिटेशंस होती हैं तो उसको एक्सपीरियंस होता है ऐसा कि उसका हार्ट बहुत तेज़ या फिर बहुत हार्ड बीट कर रहा होता है। ठीक है, और कुछ कुछ बार तो ऐसा भी होता है कि स्किपिंग अ बीट, मतलब कि बीट बहुत बार, हार्ट बीट बहुत बार स्किप हो जाती है, मतलब नहीं होती है, एक दो हार्ट बीट स्किप हो जाती है। तो या तो उसमें क्या होता है इस कंडीशन में कि हार्ट बहुत जल्दी बीट कर रहा होता है, या तो हार्ट की बीट स्किप हो जाती है बहुत बार। तो देखो, इसमें डर तो लगती है बट ये इतना सीरियस नहीं है या बहुत हार्मफुल नहीं है। तो ये कंडीशन जो है बहुत बार अपने आप ही
चली जाती है। तो ये किस कारण से होता है? जब किसी इंसान को बहुत स्ट्रेस होती है, एंग्ज़ायटी होती है, तब उस टाइम ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो कुछ जो पैल्पिटेशंस हैं वो बहुत बार फूड की वजह से भी होती हैं, कुछ ऐसा ख़राब खाना खा लिया तो उसकी वजह से भी ये पैल्पिटेशंस होती हैं। और बहुत रेयर केसेस होता है जब ये एक सीरियस कंडीशन को इंडिकेट करती है। तो इसमें क्या होता है कि जब पैल्पिटेशंस के साथ-साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो या आपको चक्कर जैसा लगे या चेस्ट पेन हो, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? कोई बहुत ही सीरियस हार्ट कंडीशन है। तो ये है पैल्पिटेशंस। दूसरा है हाइपरटेंशन, बहुत कॉमन है आजकल, हाई ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा। सो इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज़। इसमें क्या होता है कि जब किसी पर्सन को हाइपरटेंशन होती है तो जो ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ, बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स के साथ फ्लो करता है, नॉर्मल से ज़्यादा फ़ोर्स के साथ फ्लो कर रहा होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को थकावट हो जाती है, ठीक है? ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और इसमें हार्ट अटैक की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर इज़ वेरी डेंजरस। तीसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? जब कोई सडन इंटरप्शन होती है ब्लड सप्लाई, हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई में कोई अगर सडन इंटरप्शन होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तब हार्ट अटैक होता है। ओके? ये यूजुअली कब होता है? जब कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो कि रोकता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्डियक मसल तक पहुंचने में। और इससे क्या हो जाता है कि कार्डियक मसल, वो जो पार्ट है कार्डियक मसल का, वो डैमेज हो जाता है और इससे हार्ट को परमानेंट डैमेज पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी हार्ट फंक्शन करता है और ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है इधर-उधर। तो हार्ट अटैक का कुछ कॉमन सिम्पटम क्या है? कुछ आपको एकदम मतलब अनकंफर्टेबल सा प्रेशर फ़ील होगा, बहुत सेंटर में आपके चेस्ट में दर्द होगा, टाइटनेस या स्क्वीज़िंग पेन होगा सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में। फिर चेस्ट से वो पेन आपको फैलता हुआ दिखेगा शोल्डर्स की तरफ, नेक की तरफ, जॉ, टीथ और दोनों आर्म्स की तरफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, चक्कर जैसा आने लगता है, डिज़नेस, फिर पसीना आने लगता है, नौज़िया होता है। सो दीज़ आर द कॉमन सिम्पटम्स ऑफ अ हार्ट अटैक। ठीक है? तो हार्ट अटैक क्या है? जब कार्डियक मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है सही तरीके से ब्लड क्लॉट की वजह से, तब हार्ट अटैक होता है। सो इसका फंक्शन आता है, सॉरी आई मीन इसका सिम्पटम्स आता है हार्ट अटैक का एग्ज़ाम में लिखने को। सो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। चौथा है कार्डियक अरेस्ट। अब बहुत से लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम ही लगता है, बट ऐसा नहीं है, उसमें डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, ब्लड को पंप करना स्टॉप कर देता है पूरी बॉडी में। तो जिसको कार्डियक अरेस्ट होता है वो बेहोश हो जाता है, ब्रीदिंग उसकी स्टॉप हो जाती है, सांस लेना वो बंद कर देता है, और या तो फिर इसको एबनॉर्मल ब्रीदिंग होती है, मतलब आप देखते होंगे कि कोई बहुत मुश्किल से सांस ले पाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है? तो कुछ लोगों को चेस्ट पेन भी होता है, इसमें इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, नौजिया होता है, बिफोर अ कार्डियक अरेस्ट अकर्स, कार्डियक अरेस्ट होने से पहले। तो अगर इसे कुछ मिनट में नहीं ट्रीट किया जाता तो डेथ हो जाती है यूजुअली। ठीक है? सो अब इसमें भी उसका कॉज है, एक है सबसे कॉमन कॉज और एक है लीस्ट कॉमन कॉज। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कार्डियक अरेस्ट का कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैड, CAD, कैड। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है कि जो आर्टरीज़ की वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं। क्यों थिक हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे प्लेग या फिर फैट का डिपॉजिशन हो जाता है, वहाँ जाके वो जम जाता है। इस वजह से आर्टरीज़ थिक हो जाती हैं, आर्टरीज़ की वॉल थिक हो जाती हैं। फिर दूसरा जो लीस्ट कॉमन कॉज़ है वो है ब्लड लॉस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लो पोटेशियम लेवल्स, हार्ट फेलियर और इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज। अगर टाइम पे प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं दिया जाता है पेशेंट को, तो रिकवरी की चांसेस बहुत
कम होती हैं। और अगर सही टाइम पे प्रॉपर फर्स्ट एड दे दी गई पेशेंट को, तो रिकवरी की चांस बहुत हाई हो जाती है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक के टाइम क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट में, वो इंटरप्ट हो जाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट ब्लड पंप करना ही बंद कर देता है। ठीक है? तो जिस भी इंसान को हार्ट अटैक आता है, वो उसको ज़्यादा रिस्क होती है कि उसको कार्डियक अरेस्ट भी एक्सपीरियंस होगा। तो वो जो दोनों हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट है, दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग है, और दोनों को सही टाइम पे अगर मेडिकल इमरजेंसीज मिल गई तो चांसेस हैं कि पेशेंट बच सकता है। तो अगर कभी भी आपको लगे, देखें आप लोग कि कोई भी ऐसा कोई इंसान जिसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के, तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सर्वाइवल के। तो कैसे आप उन्हें सर्वाइव करा सकते हैं? बाई गिविंग देम इमीडिएट इमरजेंसी। तो क्या क्या इमरजेंसी हेल्प हो सकती है उस टाइम पे? सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करिए या डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करिए, या फिर उस इंसान को आप अच्छे से बैठाइए या फिर लेटा दीजिए कंफर्टेबल पोजीशन में, ताकि जो हार्ट पे प्रेशर बन रहा है उसको आप कम कर सकें। तीसरा, चेस्ट को कंप्रेस करिए। ठीक है? जिससे क्या होगा कि हार्ट जो पंप करता है उसको आप एक्सटर्नल कार्डियक मसाज के थ्रू हार्ट को पंप करा सकते हैं। ठीक है? तो इस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। फिर दूसरा है माउथ टू माउथ रिसस्किसेटेशन, जिससे लंग्स को हेल्प हो फ्रेश एयर फिल करने में, ताकि उस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले जो कि हार्ट मसल्स तक पहुँचे, ताकि वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। इसमें क्या होता है कि आप अपने मुंह से उस इंसान के मुंह में हवा डालते हैं या सांस डालते हैं, ताकि उस लंग्स तक फ्रेश एयर जाए और फिर वहाँ से ऑक्सीजन हार्ट मसल्स के पास जाए, ताकि हार्ट मसल्स अच्छे से फंक्शन कर सकें। तो ये सब था इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कीपिंग द हार्ट हेल्दी। तो कैसे कैसे हम लोग अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं वो पढ़ेंगे अब हम लोग। तो आप लोग तो जानते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जान है तो जहान है। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। ठीक है? हमें बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि फ़ैट कंटेन करते हैं। तीसरा है कि जो फ़ास्ट फूड होते हैं हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कंटेनिंग फूड्स लेना चाहिए, लाइक ग्रेन, ओट्स, ये सब। ठीक है? और मीठा कम खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में अगर ज़्यादा शुगर होगा तो ओबेसिटी होगी, मतलब हम लोग मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी इज़ मतलब इज़ अ टाइप ऑफ कैन से दैट आप मोटे हो जाते हैं उसमें। ठीक है? ओबेसिटी और एक्सेसिव वेट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, जिससे बहुत सारे डिजीज़ेज़, स्पेशली हार्ट डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए। इससे हम क्या रहते हैं, एक्टिव होते हैं और हैप्पी होते हैं। और ये तो पता है आपको कि रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, ये सब हमें क्या करती हैं, हमारी बॉडी को फिट रखती हैं और हेल्दी रखती हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई थिंक आई होप दैट सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में अगर आया, कुछ भी अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया, तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इट फॉर यू ऑल। और जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसे देखूँगी और आपके डाउट को क्रिस्टल क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.